तो टॉपिक है जी रोल ऑफ सेक्स इन एवोल्यूशन। तो हम सब ने मोर तो देखा ही है, हर एक बंदे ने मोर देखा है। हमारे इंडिया पाकिस्तान का तो बहुत ही पॉपुलर परिंदा जो है वो मोर है। तो ये इतने सारे जो पर हैं, ये सारे जो इसके हर तरफ हमारे हमें दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे, और जिनमें ये आईज बनी हुई हैं, इनकी इसको क्या जरूरत है, ये इसको सर्वाइवल में क्या बेनिफिट देते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ मोरनी को देखें तो मोरनी के पास कुछ भी नहीं होता ऐसा। मोरनी बड़ी सादा सी होती है, ब्राउन से कलर की। और जो मोर होता है वो बहुत ज्यादा उसके कलर्स होते हैं। आप देखेंगे ब्राइट ब्लू कलर है, और ये गोल्डन कलर है, और ये इसकी ये जो इतनी सारी ये सारी की सारी आंखें हमें जहां वो दिखाई देती हैं। लोग मोर को रिलीजियसली भी काफी जबरदस्त परिंदा समझते हैं। मगर मोर के पास ऐसा है क्यों है? क्योंकि ये याद रखिए कि इतने बड़े बड़े अपनी दुम में इतने बड़े बड़े पर उगाने के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारा जो है वो क्या करता है, बहुत सारा इसका मेटाबॉलिज्म उस पर लग जाता है। फिर ये इतना ब्राइटली कलर्ड है कि कोई अगर शिकारी इसको खाना चाहे तो ये तो उसको कहीं भी नजर आ जाएगा। अब इसकी जो फीमेल है वो ब्राउन सी होती है, और जारी बात है कि वाइल्ड में तो ये एक बुश एनिमल है कि ये झाड़ियों शाड़ियों में रहता है, ठीक है। तो प्रेडेटर से बचने का ज्यादा मैकेनिज्म तो इसकी फीमेल के पास है कि वो तो कैमोफ्लेज रहेगी, वो तो नजर भी नहीं आएगी किसी को। मगर इसको क्या मुसीबत पड़ी है कि ये इस तरह का सारा सिलसिला करके फिरता रहे, और इसके साथ इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये इस सब का लेना देना जो है वो सेक्सुअल सिलेक्शन से है कि मोरनी को इस तरह का मोर खूबसूरत लगता है और वो उसके साथ सेक्स करके बच्चे पैदा करना चाहती है, इसलिए मोर इस तरह के इवॉल्व हुए हैं। हम इसे बाद में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ये एक जानदार था जिसका नाम था आयरिश एल्क। इसके इस हॉर्न से दूसरे हॉर्न तक जो डिस्टेंस है वो 12 फुट है, यानी 6 फुट इस तरफ इसका सींग होता था और 6 फुट इस तरफ। ये आज से 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुआ, जब आइस एज एंड हुई उसके फौरन बाद, ठीक है। ये बहुत बड़ा जानदार था एक। मगर इतने बड़े एंटलर्स रखने की जरूरत क्या? और आपको पता है कि ये एंटलर्स जो है हर साल ये बदलते हैं, इनके ऊपर से ये सारी इनकी खाल उतर जाती है, और बड़ी मुसीबत से आज भी जो एल्क पाए जाते हैं उनको दरख्तों के साथ रगड़ रगड़ के ये उतारना पड़ती है, ऊपर से इनकी खाल उतरती है, ठीक है। तो इसके साथ भी ये सारा मसला। दूसरी तरफ इसकी फीमेल देखें, फीमेल बिल्कुल सिंपल सी है। अब इतना ज्यादा वजन उठा के अपने सर पे फिरना कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। एवोल्यूशन, वाकई लोग कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो काफी स्टूपिड चीज है, और वो इस तरह की चीजों को अगर फेवर करती है तो करती क्यों है? तो ये जो सारी चीजें हैं जिनको एवोल्यूशन इन इस तरह के बड़े बड़े स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, जिनके जिनके ऊपर इतना ज्यादा मेटाबॉलिक एक्सपेंडिचर होता है, अपनी जिस्म की अच्छी खासी इकोनॉमी उसको ऊपर लगानी पड़ती है। अगर जानदार जरा सा भी बीमार हो, उस किसी जानदार में कोई कैल्शियम की कमी हो, कोई 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 बीमारी उसको लग जाए, तो वो सबसे पहले इफेक्ट उसके इन हॉर्न्स पे दिखाई देगा। उसकी खाल वगैरह खराब हो जाएगी, वो बुरा सा दिखने लगेगा, ठीक है। सबसे पहले इस पे इफेक्ट होगा। तो आगे हम बात करेंगे इस बारे में। फिर ये बावर बर्ड्स हैं। आप अगर देखें कि इसने अपने घोंसले के अंदर बोतलों के ढक्कन और स्ट्रॉज रखे हैं, और सारे नीले रंग के, सब नीले रंग के, ठीक है। मगर ये घोंसला नहीं है। ये जो बावर इसने जो बनाया है ये घोंसला नहीं है, ये सिर्फ उसने फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया है। वो यहां अंडे नहीं देगी आके, बावर बर्ड की जो है ना फीमेल, वो अंडे नहीं देगी। बस ये बने, इसने लाके स्ट्रॉज रख दिए। बावर बर्ड की कई किस्म की किस्में हैं, कुछ पत्थर इकट्ठे करते हैं, कुछ ब्लू कलर की चीजें इकट्ठी करते हैं, कुछ और चीजें इकट्ठे करते हैं। और जब उनका मेटिंग सीजन होता है तो 2 हफ्ते लगा के 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा इस तरह का एक वो जगह बनाते हैं जहां पे वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं इस चीज को? फिर अगर देखें तो ये एक और बावर बर्ड है जिसने ये अपना एक बावर बनाया हुआ है। ये मेल है जो दरमियान में बैठा है ये, और ये वाला जो है ये पत्थर इकट्ठे कर रहा है, ग्रेश किस्म के पत्थर। देखें इसने पत्थर इकट्ठे किए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। फिर ये विडो बर्ड है। विडो बर्ड की जो दुम है वो इसकी बॉडी से ट्वाइस लंबी होती है।
इसकी बॉडी से ट्वाइस लंबी होती है। और इसको मेंटेन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए बर्ड को इंतहाई जो है वो फिट होना चाहिए, तभी जाके विडो बर्ड जो है वो इतनी लंबी धुम रख सकता है, वरना वो नहीं रख सकता। फिर इस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया गया। साइंसदानों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने ये देखना चाहा कि ये जो इस तरह के फ्लैशी किस्म के जानदार हैं जिनके इतनी लंबी धुम या इतना खूबसूरत कलर, ये तो बड़े शिकारियों को बड़ी दूर से नजर आ जाते हैं, मगर क्या इसका कोई नुकसान होता है इस तरह के फ्लैशी कलर्स का? तो उन्होंने क्या किया कि एक जंगल के अंदर जहां पे बहुत किस्म के शिकारी पाए जाते थे, उन्होंने प्लास्टिक की या मिट्टी की छोटी छोटी जहां वो लेजर्ड्स बनाई जिनके कलर्स बड़े ब्राइट थे, और कुछ लेजर्ड्स उन्होंने ऐसी बनाई जिनके कलर बड़े डाल ब्राउन किस्म के थे, जो कि एनवायरनमेंट में कुछ कैमोफ्लाज दिखाई देती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बना के छोड़ दिए, और कुछ अरसे बाद उन्होंने काउंट किया कि किस किस्म के जो उन्होंने जो आर्टिफिशियल लिजर्ड्स बनाई थी उनके ऊपर किसके ऊपर ज्यादा जो है बाइट मार्क्स हैं, या देखा गया किसी शिकारी ने इन्हें खाने की कोशिश की है किसी प्रेडेटर ने, तो उन्होंने देखा जो ब्राइटली कलर्ड है उनके ऊपर ज्यादा निशान थे। तो फिर एक बात हमें 100% पता लगती है कि ये जो है इस तरह की ब्राइट कलर्स या फिर फ्लैशी दिखना, फ्लैशी बिहेवियर भी है, जैसे ये जो है फ्लैशी बिहेवियर ये वाला, ठीक है। और इसकी तो एक कॉस्ट है, ये तो जान भी इसकी वजह से चली जाती है जानदार की, ठीक है। मगर फिर भी क्यों? तो अब इस चीज को कहा जाता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं, मेल बड़े ब्राइट कलर्स के होते हैं, इसे कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म का मतलब मॉर्फ कहते हैं शक्ल को, कि मेल और फीमेल की शक्लें दोनों की क्या हैं, वो डिफरेंट है। मेल की शक्ल अगर ऐसी है, वो कलर्ड है, देखें दूर से दिखाई देगा हमें, तो फीमेल बड़ी ब्लैंड सी है, उसके अंदर कोई कलर नहीं है, बड़ी इन्वायरमेंट में कैमोफ्लेज भी हो जाएगी, कोई पता नहीं लगेगा। अगर बुशेस के दरमियान इस तरह का जानदार डाल दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कोई भी झाड़ियों के दरमियान में, मगर ये जो है ये दूर से नजर आ जाएगा फिर भी, ठीक है। तो शिकारी इसके पीछे जल्दी पड़ सकता है, इसके पीछे कम पड़ेगा, मगर फिर भी इस जानदार की एवोल्यूशन ने इस तरह की बेवकूफाना चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की तो की क्यों? ठीक है, ये सोचने की बात है, ठीक है। मगर हमने बावर बर्ड का देखा, हमने जो है वो विडो बर्ड का देखा, हमने पीकॉक को देखा, इसके अलावा आगे हम मैमल्स में भी आएगा देखेंगे इसके बारे में। तो जो बिहेवियर होते हैं डिफरेंट, जैसे बावर बर्ड का बावर को बनाना, ठीक है, वो या फिर विडो बर्ड की इतनी लंबी दुम, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल सिलेक्शन के चांसेस बनाते हैं। और सेक्सुअल सिलेक्शन कौन करता है? फीमेल्स करती हैं। तो ये क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल सिलेक्शन के चांसेस को ये बढ़ाते हैं, और किसी चीज को ये नहीं बढ़ाते, ठीक है। और सेक्सुअल सिलेक्शन यानी खूबसूरत परिंदा जो है उसके चांसेस ऑफ सेक्स बढ़ जाते हैं, बस। इसके अलावा और कोई फायदा उसका नहीं होता। मगर क्यों बर्ड्स ऐसे करते हैं कि एक एक मेल जो कि बड़ा ब्राइटली कलर्ड है, जो कि ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है। अब कहीं जो फ्रॉग्स होते हैं, अब फ्रॉग्स के पीछे कई जानवर पड़े होते हैं, मेंढकों के पीछे सांप पड़े होते हैं, चूहे कई किस्म के पड़े होते हैं, कई और किस्म के जानदार उनके पीछे पड़े होते हैं, उकाब उनके पीछे पड़े होते हैं, मगर उल्लू उल्लू जो है वो खाते हैं रात को मेंढक को, मगर चीख चीख के पूरी रात वो बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फीमेल्स को अट्रैक्ट करना होता है ताकि वो सेक्स कर सकें और बच्चे पैदा कर सकें, ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि करेंसी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो सर्वाइवल है, मगर करेंसी ऑफ एवोल्यूशन सर्वाइवल नहीं है। करेंसी ऑफ एवोल्यूशन रिप्रोडक्टिव सक्सेस है। तो जो जानदार इस तरह के बोल्ड रिस्क लेने के बाद भी रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं, उनके ही ऑफस्प्रिंग आगे जिंदा रहते हैं। तो मेल्स का क्या है कि वो फ्लैशी कलर लगा के अपने आप को, फ्लैशी कलर्स हैं उनके, वो क्या करते हैं, वो फीमेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए उनका वो जीन जो फ्लैशी कलर्स वाला है वो पूरी वो जो है वो पॉपुलेशन में फैलता जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि फ्लैशी कलर ये भी शो करते हैं कि ये जानदार बड़ा फिट है, क्योंकि अगर एक एक मोर है उसको कोई बीमारी लग गई है तो उसके सबसे पहले उसके फेदर्स इफेक्ट होंगे क्योंकि उसके जिस्म का प्रॉपर मेटाबॉलिक सिस्टम
प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा और वो इतने जबरदस्त खूबसूरत परों को ग्रूम करके नहीं रख सकता। ठीक है, तो सेक्सुअली सिलेक्टेड ट्रेट्स जो होते हैं, जितने भी होते हैं, जैसे एक मोर के बड़े खूबसूरत रंग, एक विडो बर्ड की लंबी टेल, ठीक है, किसी 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 सी लॉइन का बहुत बड़ा साइज, ठीक है, इन चीजों की वजह से जो है वो इनको मेंटेन करना मुश्किल होता है और इसकी वजह से जानदार के सर्वाइवल पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, मगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चांसेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, और फिर एक और भी चीज है कि बहुत से ऐसे ट्रेड्स भी होते हैं जैसे हाथियों में लंबे लंबे टस्क, वो क्या चीज करते हैं, वो उन चीजों को लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो मेल्स हैं वो फीमेल्स के तक अपनी रसाई पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते भी हैं। उस सेंस में साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो फिर फीमेल्स जो हैं वो हाईली ब्राइटली कलर्ड या फिर सिंगिंग मेल्स जो हैं उनको सेलेक्ट करती हैं। क्यों करती हैं, आगे हम इस बात को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। ये सी लाइन्स हैं जी, ये तकरीबन तकरीबन 2500 किलो का एक होता है। ठीक है, और इनकी कोशिश ये होती है ये साउथ पैसिफिक कोस्ट जो है अमेरिका की, उधर कुछ जगह हैं जहां पर ये आके मेटिंग सीजन में बैठ जाते हैं और फीमेल्स के आने से पहले ही जो मेल्स होते हैं वो आके बैठ जाते हैं। यानी आप ये देख सकते हैं कि अभी ये पूरी बीच जहां पे उन्होंने आना है ना फीमेल्स ने, वो खाली है और ये सारे मेल्स जो है ना जगह घेर के बैठे हुए हैं। ये क्यों जगह घेर के बैठे हैं, क्योंकि फीमेल्स ने यहां आना है और फीमेल जो होती है वो 1/5 इनके साइज की होती है। ठीक है, बड़ी आधा 300-400 किलो की होगी। तो ये जो होता है ये कितने का होता है, ये 2000 किलो से भी ज्यादा इसका वजन होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये आके पहले जगहों के ऊपर जिसको कहते हैं कब्जा करके बैठ जाते हैं, ताकि फीमेल्स बाद में जब आए तो फिर ये अपनी टेरिटरीज बना लेते हैं और उन टेरिटरीज के अंदर जितनी फीमेल्स होती हैं उनसे ये सेक्स करते हैं। ठीक है, और इनके बच्चे फिर उनसे पैदा होते हैं। तो ये भी तरीके हैं सेक्सुअल सिलेक्शन के, जिनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सेक्सुअल सिलेक्शन का तरीका कैसे है। ठीक है, फिर कुछ जानदार ऐसे भी हैं कि वो सेक्स करने के बाद भी फीमेल को के ऊपर कब्जा जमाए रखते हैं। जैसे कि एक सेंट्रल अमेरिकन मिलीपीड है, जब वो मेटिंग कर लेता है तो वो क्या करता है कि वो फीमेल के ऊपर ही चढ़ा रहता है, क्योंकि वो फीमेल उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, वो उसके ऊपर ही चढ़ा रहता है ताकि कोई आ ही ना सके और मेल उसको इम्प्रेगनेट करने। ठीक है, फिर कुछ अब आगे ये देखें कि वो लोहे का अंडरवेयर पहना देना, वो वाली बात है यहाँ पे कि कुछ सांप ऐसे होते हैं और कुछ रोडेंट ऐसे हैं, यानी चूहे किस्म के जानदार, कि जब वो जैक्यूलेट करते हैं तो उनकी एजैक्यूलेशन के साथ कुछ ऐसा जो मटेरियल निकलता है जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्लग कर देता है। यानी अब अंदर और उसके कोई सीमन किसी और जानवर का जा ही नहीं सकता। ठीक है, यानी सील करके चला जाता वो। तो क्या होता है कि जी फिर वो उसी मेल से क्या होता है, वो उसके बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, फिर फ्रूट फ्लाइज हैं कुछ, तो मैं उनमें क्या करता है, मेल जो है एंटी एफ्रोडीजिएक से उसे कर देता है, इंजेक्ट कर देता है। एंटी एफ्रोडीजिएक वो होता है जो कि अराउज करता है, एंटी एफ्रोडीजिएक वो होता है जो कि क्या करता है कि किसी के सेक्सुअल अराउजल को खत्म कर देगा। ठीक है, तो इस तरह के टैक्टिक्स भी मेल्स की तरफ से अपनाए जाते हैं पोस्ट मेटिंग, यानी मेटिंग के बाद। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ इस तरह भी होता है। फिर सबसे जो है ना, ये दो जो और इस स्पीशीज के और भी इनके क्लोजली रिलेटेड और भी कजन्स हैं जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। डैमजल फ्लाई और ड्रोसोफिला जो है, ये दो किस्म की मक्खियां होती हैं, इनके पीनिस के साथ एक खास किस्म की चीज लगी होती है। अब जब ये किसी फीमेल के साथ मेट करने जाते हैं तो उसके अंदर इनके पीनस के साथ एक स्कूप लगा होता है, जाके अंदर से पिछले वाला अगर किसी और ने किया हुआ है उसके बाद मेट, तो स्कूप डाल के उसका स्पर्म बाहर फेंक देते हैं और फिर अपना स्पर्म डाल देते हैं। तो इस तरह के भी चीजें जो हैं वो एवोल्यूशन में मिलती हैं, जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये भी हो सकता है कि एक जानदार के पीनस के साथ ऐसी चीज लगी हुई है, वो जाके पहले दूसरे का स्पर्म निकालेगा फिर अपना डालेगा, ताकि अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को वो क्या करे, इंश्योर करे। तो ये, और आप देख सकते हैं कि ये भी कितना, ये डैमजल फ्लाई है, ये कितना ज्यादा जो है ना कलरफुल है ये। ठीक है, तो ये कलरफुल होने की भी वजूहात को हम आगे
डिस्कस करेंगे ये कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अब मोर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें क्या किया गया कि एक मोर के अंदर ये तकरीबन 60 से 90 इसके अंदर ना यहाँ पे आईज बनी होती हैं। साइंसदानों ने क्या किया कि कुछ मोरों में से 10 आईज जो है वो काट दी, कुछ में से 20 काट दी, कुछ में से 30 काट दी। उन्होंने 40 तक आईज जो है ना इनकी जो दुम में थी उनको काट दिया, और फिर उन्होंने छोड़ दिया इन मोरों को। और जब उन्होंने देखा कि किसको ज्यादा मेटिंग सक्सेस होती है, तो उन्होंने देखा कि जिनकी आईज पूरी थी उनको सबसे ज्यादा फीमेल सेलेक्ट करती थी, जिसकी थोड़ी कम थी उसको उससे कम चांस मिला, जिसकी और कम थी उससे उससे कम चांस मिला। तो सबसे कम चांस उसको ही मिला जिसकी सबसे ज्यादा आईज उन्होंने काट दी थी। जिसकी सब कम काटी थी उसको ज्यादा सक्सेस मिली सेक्सुअल, जिसकी कम काटी थी उसे ज्यादा मिली। फिर उन्होंने क्या किया, विडो बर्ड जो कि हम पीछे देख के आए थे, लंबी दुम वाला परिंदा, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया कि इनमें से कुछ की आधी दुम काट दी, और जो आधी दुम कटी थी यानी पूरी दुम काट दी, और पूरी दुम कटी हुए को ना, इसकी दुम काटी है ना, तो किसी और विडो बर्ड को जाके इसकी दुम जाके उन्होंने चिपका दी, यानी उसकी जो टेल है वो ट्वाइस लंबी हो गई। तो फिर उन्होंने जब इनको छोड़ा, तो ये उड़ भी सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। जब उन्होंने उसको छोड़ा तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने ये देखा कि जिनकी दुमें कटी थी, फीमेल्स उनके साथ मेट करना पसंद ही नहीं करती थी, बल्कि वो उनके साथ ही मेट करना पसंद करती थी जिनकी दुमें पूरी थी। बल्कि जिनकी दुमें डबल हो गई थी उनके साथ सबसे ज्यादा मेट कर रही थी। जिनकी दुम पूरी थी उसके साथ मेट करती थी, जिसकी दुम डबल हो गई थी उसके तो बस वारे नहीं आ रहे, वो तो जॉनी सिन बन गया था विडो बर्ड का ना, इतना ज्यादा जो है वो हो रहा था। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने देखी। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल थी जो मेरे जहन से निकल गई है, चलें अगर मेरे जहन में आएगी तो मैं बता दूं। अच्छा, फिर सेक्स इवॉल्व क्यों हुआ? क्योंकि सेक्स में तो आधा जीनोम एक जानदार का लूज हो जाता है। ये आधे जीन्स जो है वो मेल से आते हैं, आधे जीन्स जो है वो फीमेल से आते हैं। मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जब एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है तो उसका तो पूरे का पूरा जीन ही उसके बच्चे को मिलता है। तो ये ट्रेड ऑफ हुआ तो क्यों हुआ? ठीक है, मगर इसकी कुछ एग्जांपल्स हमें एनिमल किंगडम में मिलती हैं। पार्थेनोजेनेटिकली कुछ लिजर्ड्स हैं, कुछ और जानदार हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं। पार्थोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करने का क्या मतलब है कि फीमेल को मेल की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही जो है क्या हो जाती है, वो खुद ही जो है वो बच्चे पैदा करने के काबिल होती है, और वो अपनी एग्जैक्ट कॉपीज पैदा करती है, जो कि वो जो बच्चा पैदा होता है वो एग्जैक्ट उसका क्लोन होता है। ठीक है, मगर पार्थोजेनेटिकली जेनेटिक रिप्रोडक्शन के साथ एक प्रॉब्लम भी होता है। वो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर पहले मेल और फीमेल दोनों रिप्रोड्यूस कर रहे थे, रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे थे, मगर अब उसमें एक एक ऐसी म्यूटेंट फीमेल आ गई जो कि जिसको मेल की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपनी कॉपी पैदा कर रही है, उसकी बेटियां बिल्कुल उस जैसी हैं, जो म्यूटेशन उसके अंदर है वो उसकी बेटियों के अंदर भी है। अब क्या होगा, उसकी बेटियां जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकती हैं, मगर जाहिर बात है उनके पास वो जीन है जिसके थ्रू वो खुद भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो पॉपुलेशन में जब फैलती हैं तो वो क्या करती हैं, वो मेल्स के वो अपने बच्चे पैदा करी जा रही हैं, उनको मेल की जरूरत ही नहीं है। तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले सर्कल से बाहर निकल जाती हैं, और जैसे ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले सर्कल से बाहर निकलती हैं तो उनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली इन्वायरमेंट में पड़ने लगती है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है कि एक मेल होगा और ये होगी फीमेल, ये दोनों आपस में मेट करेंगे। इसकी भी जो आधी बेटियां वो ऐसी होंगी जो कि आगे से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही। तो क्या होता है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाली जो पॉपुलेशन होती है ना, ये एक्सप्लोड कर जाती है। मगर इस पॉपुलेशन का एक मसला होता है कि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को डिस्करेज करती है, क्योंकि वो सारी अपनी माओ की एग्जैक्ट कॉपी होती है। ठीक है, तो इसलिए सेक्स जो है वो क्या करता है, सेक्स एक क्विकर पाथ टू एवोल्यूशन क्रिएट करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ज्यादा स्टडी, ज्यादा डाइवर्स जो है वो क्या बन सकते हैं, वो जानदार बन सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हर जानदार एक अलग लाइन है, उसकी प्रॉपर्टीज सिर्फ उसके बच्चों में ही जा सकती हैं, और वो किसी और की प्रॉपर्टीज अपने बच्चों में नहीं डाल सकता।
क्योंकि वो किसी और से जीन ले ही नहीं सकता। मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि आप जीन दे सकते हैं और आप दूसरों से जीन ले भी सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पॉपुलेशन में अच्छे सक्सेसफुल जीन होते हैं वो जल्दी आपके ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हर कोशिश ट्रायल एंड एरर है। और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जानदार क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। जैसे कि अगर एक बैक्टीरिया किसी जगह है तो वो विद इन अ फ्यू डेज बिलियंस और ट्रिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर इंसान जो है वो 70 साल की जिंदगी में 3-4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे ही पैदा कर सकता है। इससे ज्यादा बच्चे वो नहीं पैदा कर सकता। ठीक है, मगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब आज साइंसदानों के पास नहीं है। वो क्या है कि सिर्फ 2 ही सेक्सेस क्यों, तीसरा सेक्स क्यों नहीं, या चौथा सेक्स क्यों नहीं? ब्लड ग्रुप तो कितने सारे हैं, सेक्सेस सिर्फ 2 ही क्यों? इसका जवाब नहीं है। ठीक है, मगर थ्योरेटिकल जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि सेक्सेस 2 ही होने थे फिर भी, और वो इस बारे में काफी थ्योरीज और हाइपोथेसिस पेश करते हैं, मगर इनमें से कोई भी वाइडली एक्सेप्टेड या फिर किसी को भी एक दूसरी पे प्रेसिडेंस हासिल नहीं। ठीक है, फिर दूसरी बात है कि फीमेल के पास एक ही एग होता है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होता है, और एक मेल जो है वो क्या करता है, वो मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स पैदा करता है किसी एक वक्त में। और वो स्पर्म क्या करते हैं, वो आके उस एग को फर्टिलाइज करते हैं। और वो कैसे फर्टिलाइज उसको करते हैं, कितना ज्यादा उसको, मतलब सारा कंपटीशन और सारी चीजें होती हैं। मगर थ्योरी ये कहती है कि प्रिज्यूमेबली जो पहला सेक्स इवॉल्व हुआ था उसमें नंबर ऑफ गैमेट्स, यानी अगर फीमेल की तरफ से एक एग है तो स्पर्म भी एक ही होता था, या जो स्पर्म का काउंटर पार्ट था अर्ली सेक्स के अंदर वो एक ही होता था। मगर बाद अज़ां फिर क्या हुआ, स्पर्म इंक्रीज होता गया, स्पर्म का नंबर बाद में इंक्रीज हुआ। ठीक है जी, अब मेल और फीमेल की जो इन्वेस्टमेंट है दुनिया में, इसको भी देखा जा सकता है। यहां पे एक फन फैक्ट, या फन फैक्ट कहें या एक बड़ा स्टूपिड फैक्ट इसको आप कह सकते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक औरत जिसके सबसे ज्यादा बच्चे हुए, उसके बच्चे थे 69। ठीक है जी, ये औरत अपनी जिंदगी में कितनी बार प्रेग्नेंट हुई थी? 69 प्रोड्यूस्ड बाय 18th सेंचुरी रशियन पेजेंट इन 27 प्रेगनेंसीज, यानी 27 दफा ये प्रेग्नेंट हुई, जिसमें से जो कि 1925 से 1945 के 1725 से 1745 के दरमियान में इसने ये बच्चे पैदा किए थे, इतने सारे। ठीक है, शी हैड 16 पेयर्स ऑफ ट्विंस, यानी 32 बच्चे जो हैं उसके वो ट्विंस के तौर पे पैदा हुए। 7 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स, 7 या 21, यानी तकरीबन 32 वो और 7 या यानी 7, यानी 21 बच्चे उसके 3-3 पैदा हुए थे। एंड 4 सेट्स ऑफ क्वाड्रपल्स, और 16 बच्चे जो थे उसके जो थे 4-4 पैदा हुए थे। तो ये सारे, मतलब जो है ना, ये मुझे लग रहा है ये तस्वीर इसकी नहीं है, बट मैंने वैसे थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देने के लिए लगा दी थी। ठीक है, तो ये हालात हैं कि एक औरत इतने बच्चे, और ये हमें बहुत ज्यादा लग रहे होंगे कि यार ये कितने ज्यादा बच्चे हैं यार, ये देखो तो सही, 69 बच्चे एक औरत से, इतने सारे 20 साल के दौरान 69 बच्चे उसने पैदा किए। मगर दूसरी तरफ ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मुलाई इस्माइल 1646 से 1727 तक मोरक्को का बादशाह था। ठीक है, इसके 342 बेटियां थी और 525 बेटे थे। ठीक है, और 1721 में कुछ लोग ये भी कहते थे कि इसके 700 बेटे थे। तो अब आप ये बात सोचें कि एक औरत 20 साल की जिंदगी में 2-2, 3-3, 4-4 करके बच्चे पैदा कर रही थी, और 69 बच्चे टोटल पैदा हुए। और इस बंदे के अगर आप देखें तो कितने, अगर हम ये मान लें कि इसके 700 बेटे थे, तो फिर तो एक सिंपल सी बात है कि 1000 से भी ज्यादा इसके बच्चे थे इस बंदे के। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज्यादा कौन एंजॉय करता है? मेल्स ही ज्यादा रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंजॉय करते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है रिप्रोडक्शन में वो बहुत थोड़ी है, और फीमेल की रिप्रोडक्शन में जो है वो बहुत ज्यादा है उसकी इन्वेस्टमेंट।
एग उसको बनाना पड़ता है, 9 महीने प्रेग्नेंट उसको रहना पड़ता है। बाकी जानदारों में जारी बात है किसी में लंबी है किसी में थोड़ी है, ठीक है। तो ये चीज है, सही है। मगर डिफरेंस क्यों है ये मैं बात कर ही रहा था कि मेल्स की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, फीमेल्स की बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट है। फीमेल्स जो है वो कुछ 100 एग्स अपनी पूरी जिंदगी में प्रोड्यूस करती हैं, मेल्स जो है वो फ्यू 100 मिलियन स्पर्म्स हर एजैकुलेशन में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मेल्स जो है। और एलिफेंट सील्स, और फिर मगर एक और चीज है कि मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो फिटनेस से बहुत ज्यादा जो है वो अटैच है। कैसे? सिंपल सी बात है, एलिफेंट सील्स अगर मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वीडियो, एलिफेंट सील एक सीजन में सिर्फ 10% एलिफेंट सील ऐसे होते हैं जो कि कोई बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है, ठीक है, कि कोई बच्चा वो पैदा करते हैं। इसके अलावा 90% ऐसे होते हैं कि जो कि हर सीजन में बेचारे हाथ पे भी गुजारा नहीं करते, जारी बात है वो तो वो जो है वो हर सीजन ऐसे ही गुजारते हैं। जो कि बहुत बड़े और बहुत ताकतवर होते हैं वही टेरिटरीज बनाते हैं और उन टेरिटरीज के अंदर वही करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, मगर हमें यह भी पता है कि कुछ स्पीसीज जो हैं वो मोनोगमस भी हैं। मोनोगमस का मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक पेयर ही बनाते हैं और उसके बाद वो नहीं करते जो है ना वो मेटिंग, ठीक है। तो ये अब चीजें जो है ये भी हैं। तो फिर एक तरफ एवोल्यूशन एक चीज को फेवर कर रही है कि जी ऐसे मेल्स जो कि बहुत ताकतवर हैं और कई 100 फीमेल्स को घेर के बैठे हैं और उनके पीछे लड़ रहे हैं और उनके पीछे लड़ते हुए और अपना जो है वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस को करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते। तो क्यों नहीं करते वो ऐसे? इसकी भी बहुत सी रीजंस हैं, मतलब कुछ रीजंस हैं जो कि अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। मगर मैमल्स के अंदर सिर्फ 2% स्पीशीज ऐसे हैं जो कि मोनोगमस हैं, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो अब जो हैं कहीं पोलियंड्रस हैं, कहीं पोलिगमस हैं, कहीं कहीं जो है वो मोनोगमस थोड़े से हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब मोनोगमी क्यों फेवर होती है? क्योंकि फीमेल जब बच्चे पैदा करने लगती है तो मेल जो है वो उसके साथ उसमें कोऑपरेट करता है। वो क्या करता है? वो उसको सपोर्ट करता है उतनी देर तक, यहाँ पूरी जिंदगी के लिए, जब तक उस जितने भी वो बच्चे पैदा करता है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें फीमेल्स बड़ी होती हैं और वो लार्जर प्रे को कैच करती हैं, ठीक है। इस बात को सिर्फ याद रखने की जरूरत है कि क्यों होता है इसमें। मगर अच्छा चलें आगे चलते हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी क्या कहती है? जितना ज्यादा डायमॉर्फिज्म होता है, यानी मेल फीमेल से डिफरेंट होता है, उतना ही ज्यादा सेक्सुअली विगरस बिहेवियर जो है वो क्या शो करता है? मेल जो है उतना ही ज्यादा बहुत सारी फीमेल से मेट करना चाहता है, और जितना मेल फीमेल जैसा लगता है उतना वो मोनोगमस होता है। हमने आमतौर पे चिड़िया देखी हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान में होती हैं, वो मेल और फीमेल में डिफरेंस तो होता है मगर इतना ज्यादा नहीं होता, तो इसीलिए वो आमतौर पे मोनोगमस होती हैं। मगर ये याद रखिएगा कि उनमें भी पेयर्स टूट जाते हैं, चिड़ियों में भी, ठीक है। और जितना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कम होगा, यानी मेल और फीमेल डिफरेंट होंगे, उतनी मोनोगमस होगा वो स्पीशीज। तो जिन स्पीशीज में आपको मेल फीमेल एक जैसे लगते हैं उनमें आपको मोनोगमी दिखेगी कि वो एक वो उनमें आपको मोनोगमी दिखेगी कि वो पूरी जिंदगी एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब गीज, पेंगुइन, पिजन्स और पैरट्स, ये जो है ये मोनोगमस स्पीशीज हैं, पूरी जिंदगी के लिए मेट करते हैं आपस में, ठीक है। ये क्या है? ये एनिमल किंगडम के अंदर फिडेलिटी का या वफादारी की एक मिसाल है। ये कभी भी अपने जोड़े नहीं तोड़ते और ये सारे एक जैसे लगते हैं। मेल और फीमेल में जो है वो क्या करना मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। मगर ये याद रखिएगा कि सब कुछ ये एक्सेप्शंस इन रूल्स की हर जगह पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, फिर रोल रिवर्सल भी है, जैसे सी हॉर्स जो है। अब ये जो सी हॉर्स है ना, ये मेल है और इसके पेट के नीचे एक पाउच होता है। अब एग्स फीमेल के होते हैं, स्पर्म इसके होते हैं। अब जब स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो फीमेल एग इसको देके चली जाती है।
अब ये बेचारा जो है क्या करता है, उन बच्चों को पालता रहता है, ठीक है। और इसका जेस्टेशन पीरियड होता है कि वो एग्स बड़े इसके पेट के अंदर ही होते हैं और बाद में फिर उनको वो निकाल देता है। तो अगर आप देखें तो जो फीमेल सी हॉर्स है उसका कलर ज्यादा ब्राइट है, वो दूर से देखी जा सकती है, मगर जो मेल है वो थोड़ा सा डल सा है। इधर रोल रिवर्सल हो गया कि अगर अगर फीमेल मेल वाले रोल्स अपना लेती है, जहां पे वो देखती है कि उसने किसी मेल को अपने जो है वो एग्स दे के भाग जाना है, तो वो ब्राइट हो जाती है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव फीमेल मेल के लिए बनने लगती है। और बहुत से और भी स्पीशीज हैं जिनके अंदर इस तरह का है, पाइप फिश है, अभी आगे उसकी भी एग्जांपल आएगी, उनके अंदर भी ये बातें होती हैं, ठीक है जी। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का भी रिवर्सल हो जाता है, जैसे कि ये मेल पाइप फिश है और ये फीमेल पाइप फिश है। फीमेल पाइप फिश के नीचे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की एक झिल्ली सी है, कलरफुल, दूर से स्पॉट हो जाती है, और ये भी अपने एग्स दे के मेल को चली जाती है और मेल इसको पालता रहता है बाद में। तो क्या है, डायमॉर्फिज्म की जो ज्यादा कलरफुल फॉर्म है वो उसकी तरफ जाती है जो कि अपने एग्स या स्पर्म्स दूसरे को दे के भाग जाता है, ठीक है, जो सिर्फ सेक्स में इंटरेस्टेड है, बच्चे पालने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। मगर डार्विन जो था वो इसको जानवरों की एस्थेटिक सेंस कहता था, ठीक है। हमारे पास बहुत सा एविडेंस है कि फीमेल्स जो मेल्स को सिलेक्ट करती हैं इस तरह के कलरफुल अपीयरेंस की वजह से, या एक स्पेसिफिक बिहेवियर की वजह से, बर्ड सॉन्ग्स की वजह से, फ्रॉग के साउंड्स की वजह से, किसी ये जो सारे बिहेवियर हैं इनकी वजह से जो सिलेक्ट करती हैं, डार्विन कहता था कि उसको इसकी समझ नहीं है। मगर आज इन चीजों को काफी हद तक स्टडी कर लिया गया और हमें इस बात का पता है कि इसकी भी अंडरलाइंग एवोल्यूशनरी रीजन होती है, ठीक है, कि वो फीमेल जो किसी गलत बिहेवियर को सिलेक्ट कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन जो है वो फीमेल के थ्रू सिलेक्ट कर रही है। अब एक फीमेल है, वो गलत किस्म के मेल को या गलत किस्म के बिहेवियर को, उसे वो बड़ा प्यारा लग रहा है, वो उसको सिलेक्ट कर लेती है। तो क्या होता है कि उसके ऑफस्प्रिंग सर्वाइव ही नहीं कर सकते आगे। तो अब फर्ज करेंगे 10 फीमेल्स हैं और 10 किस्म के मेल्स हैं, उनमें से एक ऐसा है जिसके जीन्स ऐसे हैं कि वो एनवायरनमेंट के मुताबिक प्रॉपर तरीके से सेट हैं। बाकी की 9 फीमेल्स जो हैं वो बाकी के 9 मेल्स को सिलेक्ट कर रही हैं, जो कि जिनकी ट्रेट्स जो है वो एनवायरनमेंट के लिए, या जिनके जीन्स जो है वो एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेबल है ही नहीं। तो क्या होगा, आखिर पे हम क्या रह जाएगी, वो फीमेल और वो मेल रह जाएंगे, जो कि वो मेल रह जाएगा जो कि एनवायरमेंटली ज्यादा अडेप्टेबल है, और वो फीमेल उसको सिलेक्ट करेगी और उनके ऑफस्प्रिंग आगे से सर्वाइव करते जाएंगे। इस वजह से क्या होगा कि खुद ही ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव किस्म की ब्राइट कलर्स वगैरह सेलेक्ट हो जाएंगे। मगर ब्राइट कलर्स के सिलेक्ट होने की एक सिंपल सी वजह यह भी है कि ब्राइट कलर्स ये दिखाते हैं कि जानदार बीमार नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर एक जानदार इतनी हैवी कॉस्ट पे करने के बाद भी प्रेडिटर से बच जाता है, तो ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन ही है। यानी एक बहुत ब्राइटली कलर्ड मोर है और वो गीदड़ों से और भेड़ियों से बच जाता है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत, उसके जीन्स बहुत अच्छे हैं, वो उसके जीन्स जो हैं वो फीमेल के बच्चों को ज्यादा सक्सेसफुल बनाएंगे। तो इसलिए वो वाकई सिलेक्शन के काबिल होता है, इसलिए वो सिलेक्ट होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ फीमेल की एस्थेटिक सेंस है। फीमेल की एस्थेटिक सेंस भी नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू इस तरह की सिलेक्ट होती है कि वो एक खास किस्म के मेल्स को पसंद करती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, दो तरह की चॉइसेस हैं एस्थेटिक सेंस की एवोल्यूशन को भी जब हम डिस्कस करते हैं। एक तो ऐसा है कि एक ऐसा मेल देख लिया जाए जो कि आपको जीन्स इतने अच्छे दे दे कि आपके बच्चे इतने फिट हों कि वो एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर दें। दूसरी किस्म का मेल वो होता है जो कि आपको आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करे, सी हॉर्स जैसा, या फिर किसी तोते जैसा जो साथ साथ आपके बच्चे को फीड कर रहा है, ठीक है। तो वो भी रिप्रोडक्टिव सक्सेस में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। मगर तीसरी तरफ फिर एक ऐसे भी मेल्स हैं जो कि टेरिटरी संभाल के बैठ जाते हैं, जो एलिफेंट सील जैसे जो मेल हैं वो क्या करते हैं, वो टेरिटरी संभाल के बैठ जाते हैं। और जब वो टेरिटरी संभाल के बैठते हैं तो टेरिटरी को मेंटेन करने में भी बड़ी ताकत लगती है,
कोई कमजोर मेल जिसको कोई बीमारी है, जिसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसके जीन्स इतने अच्छे नहीं हैं, वो ये काम नहीं कर सकता। इस वजह से भी फिर क्या होता है, ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन का ही तरीका है। जाहिर बात है कि जिसके पास ज्यादा अच्छी टेरिटरी होगी वही ज्यादा फीमेल्स को कल को जो है वो क्या कर सकेगा, कोट कर सकेगा, सेक्स कर सकेगा, तो वो इसलिए बच जाएगा। फिर दूसरी बात है कि अगर कोई बीमार है जानदार तो वो इतने ब्राइट कलर्स वगैरह नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसलिए भी क्या होता है, इससे ये भी पता लग जाता है कि जानदार पूरे तरीके से मेल जो है फिजिकली फिट है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इससे आगे अब आप ये देखें, ये है जी हमारे पास ग्रे ट्री फ्रॉग। ग्रे ट्री फ्रॉग की क्या एग्जांपल है कि इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ऊंची ऊंची आवाजें निकालते हैं रात को फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आवाजें बस फिसी सी होती हैं, ज्यादा आवाजें नहीं वो निकाल सकते, ठीक है। तो साइंसदानों ने इन पे क्या एक्सपेरिमेंट किया कि इनके एग्स लिए उन फ्रॉग्स के जो कि इतने ज्यादा ऊंची आवाजें नहीं निकाल सकते थे, और आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया, सॉरी स्पर्म्स लेके, और फिर आर्टिफिशियली उनको इंसेमिनेट कर दिया फीमेल्स के खून से, और बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया पॉन्ड्स के अंदर। और जब उन्होंने देखा कि जो टैडपोल्स ऐसे थे ना जिनके बाप ऊंची आवाजें निकालने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि वो टैडपोल वाले फेज के अंदर ही बड़ी जल्दी बढ़ने लग गए, ठीक है। और जब वो टैडपोल फेज से निकले तो उनका ग्रो वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे थे, मगर जो जिनकी आवाजें कम ऊंची थी या बस ऐसे ही आवाजें थी उनकी, उनको देखा ना उनके टैडपोल्स जल्दी ग्रो कर रहे थे और ना वो बाद में ही जल्दी ग्रो कर सके। तो इससे पता लगा कि जो उनके पास एक क्राइटेरिया है फीमेल का, जो फीमेल्स के पास एक क्राइटेरिया है सेलेक्ट करने का कि ऊंची आवाज वाले मेंढक को जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक था रिप्रोडक्टिव या फिर एनवायरमेंटली सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। तो ये बात भी साबित हो गई, साइंसदानों ने इसको साबित कर लिया, ठीक है। फिर एक और है सेंसरी बायस मॉडल, जिसको कहा जाता है कि फीमेल्स जो हैं उनकी एक सेंसरी बायस होती है, उनको खास किस्म के जो मेल्स हैं वो खूबसूरत लगते हैं और इसी वजह से वो उनको चूज करती हैं। अब खूबसूरत तो उनको वही लगते हैं, अब होता क्या है कि वो उनको ही चूज करती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेंसरी बायस वाले मेल्स को ज्यादा सरवाइव करना पड़ता है ताकि वो अपने ऑफस्प्रिंग ज्यादा पैदा कर सकें। यानी पहले वो इस तरह के खूबसूरती का मॉडल उनके दिमाग में होता है, मगर अब मेल्स को वैसा खूबसूरत बनते हुए और अपने आप को बचा के भी रखना है ताकि वो सेक्स के लिए जिंदा बच सकें। ये एक और जो है वो मॉडल है जिसे सेंसरी बायस मॉडल कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रास फिंचेस जो थी, अब इन्होंने ऐसा भी किया कि जानवरों की सेंसरी बायसेस हो सकती हैं कि एक चीज उनको बड़ी खूबसूरत लगे। अब ऑस्ट्रेलियन ग्रास फिंचेस के ऊपर साइंसदानों ने तजर्बा किया कि जो मेल थे उनके सर के ऊपर उन्होंने एक सफेद रंग का पर लगा दिया जो कि कभी भी उस स्पीशीज में था ही नहीं। उन्होंने सफेद भी लगाया, रेड भी लगाया, और कलर के भी लगाए, ठीक है। एक लंबा सा पर सर के ऊपर उन्होंने यूं करके लगा दिया और उसके बाद उन्होंने देखा कि क्या फीमेल को ये अच्छा लगता है। तो उन्हें ये पता लगा कि जिनके सरों पे उन्होंने सफेद रंग के पर लगाए थे उनके बच्चे ज्यादा पैदा होने लगे, उनको फीमेल ज्यादा पसंद करती थी, हालांकि ये कभी भी ग्रास फिंचेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था ये ट्रेट। तो इसका मतलब है कि जो फीमेल्स थी उनके दिमाग में कोई खूबसूरती का स्टैंडर्ड है, जरूर है। वो कैसे है ये हमें नहीं पता कि वो कैसे है। जाहिर बात है कि ये कोई कल को जेनेटिक रिसर्च और न्यूरो साइंस की रिसर्च होगी तो उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि ये कैसे होता है। तो ये चीज है कि सेक्सुअल सिलेक्शन ऐसा रोल प्ले करती है कि वो आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा मेल जो है वो ज्यादा फिजिकली फिट है, ठीक है। ब्राइट कलर्स, टेरिटरी कैप्चर कर लेना, कोई खास किस्म का घोंसला बना लेना, कोई बावर बना लेना, कुछ और करना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्या हैं, ये असल में एक जानदार की फिजिकल फिटनेस को जाहिर करती हैं। और ये जो फिजिकल फिटनेस है ये इस बात की निशानी होती है कि इसके बच्चे ज्यादा सरवाइव करेंगे, इसलिए इसके साथ सेक्स कर लो, ठीक है। तो जानदार फिर फीमेल जो है फिर उसी जानदार के साथ सेक्स करती हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।